अनिल जी, मेटल स्पेस में हमको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी पसंद है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूटा है और हमको लग रहा है कि ये जो लेवल है ये एक अच्छा एकुमुलेशन लेवल रहेगा। हमको लग रहा है कि जुलाई अगस्त बहुत ही दमदार महीने थे इनफैक्ट स्टील प्रोडक्शन और प्राइसेस के लिए, और इसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में दूसरे तिमाही में देखने को मिलेगा। तो एकदम शॉर्ट टर्म का नजरिया भी है, तो मुझे लग रहा है कि 130 134 का नियर टर्म का टारगेट मिल सकता है। हालांकि पोटेंशियल स्टॉक को आगे बढ़ने के लिए काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चर्चे में रहेगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट पिक जो मेटल सेक्टर से रिलेटेड है वो आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज है। अनिल जी, रिफैक्ट्री बिजनेस बहुत क्लोज एंडेड और क्लोजली गार्डेड टेक्नोलॉजी वाला होता है और गिने चुने प्लेयर्स होते हैं। तो इनके कॉम्पिटिटर्स ओरिएंट रिफैक्ट्रीज, वेस्यूवेस इंडिया है। ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और सबसे बड़ी बात स्टील सेक्टर का जो ग्रोथ मोमेंटम है ये इसके ऊपर काफी अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। तो ऊपरी लेवल से ये भी स्टॉक काफी गिरा है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो यहाँ पे 314 315 का रेट चल रहा है। हमको लग रहा है यहाँ पे अगर कोई 6 से 12 महीने की अवधि कोई होल्ड करे तो कम से कम 390 400 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो दोनों एक अच्छे क्वालिटी शेयर्स है, तो इसमें जरूर निवेश करने के मौके हैं। तो आईएफजीएल रिफैक्ट्रीज और साथ ही सेल, ये दो है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। डेफिनेटली मार्केट्स एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि कोई नेगेटिव सरप्राइज मारुति से आए, क्योंकि जो कॉन कॉल हुआ Q1 के नंबर्स के बाद तभी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी वीक थी और मैनेजमेंट ने जताया था कि दो चीजों से इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। एक तो मेटल के जो प्राइसेस है ये बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं और दूसरा ये चिप का जो प्रॉब्लम है ये अभी लगातार चल रहा है। अभी कंपनी की पुष्टि आई है कि चिप से प्रोडक्शन कम होगा, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में एक कमजोरी आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कम से कम 10,000 करोड़ के ऊपर का इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो स्ट्रांग है, लेकिन जब भी प्रोडक्शन गिरता है तभी डेफिनेटली इनको दिक्कत होती है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका ऑब्वियसली जो नियर टर्म सपोर्ट है वो मेरे ख्याल 6,400-500 के करीब है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है किसी को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहिए, लेकिन हाँ अगर काफी सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप आता है, 8 या 10% नीचे गिरता है, तो थोड़ा को वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद लीजिए। बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली हेडविंड्स बहुत ही चैलेंजिंग है और हो सकता है कि सितंबर का क्वार्टर और दिसंबर का क्वार्टर दोनों ही कंपनी के लिए काफी खराब हो। तो नियर टर्म में तो अंडर परफॉर्म करेगा। अविनाश जी, 10,800 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है एनपीसीआईएल का, एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है भेल के लिए। हालांकि ब्रोकरेजेस उत्साहित नहीं है, गोल्डमैन सैक्स ने फिर भी इनका टारगेट 23 रुपए का ही रखा है, बदलने को तैयार नहीं। 52-53 रुपए पर लिया जा सकता है, खरीदें इसे या नहीं? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी मुझे लग रहा है, देखिए ऑर्डर तो बहुत बड़ा है और ये स्टॉक के लिए इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा। लेकिन अगर आपने इनके Q1 के नंबर्स और कमेंट्री सुनी है तो मेरे ख्याल से अभी भी आगे का रास्ता काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि मार्केट एक बात पे अड़ी है और काफी डिसअपॉइंटेड है, वो है बेसिकली ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन बहुत ही धीरे चल रहा है और कोविड से तो इनका और भी थोड़ा एग्जीक्यूशन स्लो हो गया है। तो मेरा मानना है कि जिनको शॉर्ट टर्म न्यूज फ्लो पे खेलना है उनके लिए तो ठीक है, बट अगर पोजिशनल व्यू और एक नियर टर्म का व्यू बनाना है तो मुझे लग रहा है कि सितंबर का क्वार्टर आने के बाद ही मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेंड आएगा। ऑर्डर बुक तो तगड़ी है लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है और ये मेरे ख्याल से स्टॉक के लिए थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा और तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि ये ऑर्डर इनके पूरे साल की बड़ी ऑर्डर्स में से है, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। अविनाश जी, स्टैंडर्ड लाइफ के एक तो पहले बिकवाली का थोड़ा दबाव आता था ऊपरी स्तरों पर अब वहां से एक्शन कम हो गया है। एचडीएफसी लाइफ पर क्या व्यू बन रहा है सर? आगे जाकर किस तरह का एक्शन एक्सपेक्ट करें कंपनी के लिए? इनफैक्ट दीपांशु, ये न्यूज काफी पॉजिटिव है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल साइड से ये स्टॉक में ऑलवेज एक बड़ी एपेटाइट रही करती थी। हमको लग रहा है कि किस प्राइसिंग पे ये प्रेफरेंशियल ऑफर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बिजनेस हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY22 में अच्छी तरह से पिकअप करेगा। हालांकि अभी भी लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं इनको लिए दिक्कत ये है कि क्लेम का रेशियो काफी बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत अच्छी तरह से इनको रिटर्न्स देगा। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस जरूर रहेंगे और जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि प्रेफरेंशियल इशू का प्राइसिंग फाइनलाइज होने के बाद स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छी डायरेक्शनल मूव आएगी। तो डेफिनेटली अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि
इस प्राइस के आसपास अगर खरीदते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बट नजरिया बेसिकली मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे कंपनीज में क्वार्टरली अर्निंग्स देखना का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनका बिजनेस ज्यादातर लॉन्ग टर्म होता है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है। मारुति की तो हमने बात करी सर, बट ऑटो बिक्री के लिहाज से कोई एक्सपेक्टेशन अगस्त के महीने की सर आपकी? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, आई थिंक टू व्हीलर सेल्स में थोड़ा बहुत अच्छी इजाफा देखने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो, इनके ऊपर नजर रखिए। ओवरऑल जो कमर्शियल व्हीकल के प्लेज है, जहाँ पे अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स है, यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि नंबर्स का मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। पैसेंजर कार्स में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक डिफिकल्ट सेगमेंट है, जहाँ पे नंबर्स का ग्रोथ कोई ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट पोजीशन स्टॉक्स है वो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स है, और उसके बाद यूटिलिटी व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स में महिंद्रा रहेगा, और टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो। मुझे लग रहा है कि आप अगर पैसेंजर कार को छोड़ो तो ये महीना डेफिनेटली पिछले महीने के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। बट ओवरऑल आई थिंक फोकस ऑन कमर्शियल व्हीकल्स की कमाई का स्टॉक है वो ऑलरेडी काफी मोमेंटम में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और भी काफी पोटेंशियल है, और वो कंपनी का नाम है भारत फॉर्ज। हमको लग रहा है कि निचले लेवल से स्टॉक बढ़ चुका है, लेकिन जिस प्रकार के क्लास 8 के ऑर्डर्स है और जिस प्रकार का इनको यूएस बिजनेस शेप अप हो रहा है, प्लस डोमेस्टिक बिजनेस में कमर्शियल व्हीकल इनके लिए बहुत अच्छा बड़ा सेगमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से अगर कोई खरीदता है तो यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड है। मुझे लग रहा है कि ये नॉट ओनली एक शॉर्ट टर्म बट इवन एक अच्छा पोजिशनल बेट हो सकता है। FY23 के लिए हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि इनका एरोस्पेस बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ऑयल एंड गैस में भी ये प्रेजेंट है, तो सारे ग्रोथ ट्रिगर्स प्रेजेंट है। तो मुझे लग रहा है कि इन द वेरी शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेरे ख्याल से 15-20% की अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स पॉसिबल है। लॉन्गर टर्म के लिए तो टारगेट्स उससे भी काफी होंगे, लेकिन ये डेफिनेटली ट्रेडर्स के लिए भी पसंदीदा स्टॉक है, यहाँ पे मोमेंटम जारी रहेगा। ओके, तो भारत फॉर्ज ट्रेड के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। नजर रखिए, अविनाश जी की पसंद है ये काउंटर इस समय। टारगेट एक बार फिर से बताएंगे अविनाश जी? इनफैक्ट क्लोजिंग इनफैक्ट हम लोग ने इसका टारगेट ऑलरेडी हमारा क्रॉस हो चुका है, इसलिए मैंने आपको रिवाइज स्टॉप लॉस टारगेट दिया नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि ये करीबन 1100-1200 रुपए तक भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्लोली बाय करिए। हमारी जो बातचीत कंपनी के मैनेजमेंट से हुई है, ये यहाँ से यही पता चला है कि नॉट ओनली एक्सपेंशन बट काफी नए क्लाइंट्स इनको इनके फोर्जिंग बिजनेस के लिए मिलने की अपेक्षा है, और ये डेफिनेटली FY22 के सेकंड हाफ से प्ले आउट होगा। तो जिनको पोजिशनल बेट भी चाहिए और जो थोड़ा समय इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं वो भी रह सकते हैं, लेकिन क्लास 8 के ट्रक्स के बिजनेस का जो इनका मॉडल है वो बहुत ही दमदार है। मेरे ख्याल से FY21 में 22 में बहुत सारा ग्रोथ क्लास 8 ट्रक से आएगा, और ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि JNA एक्सेल्स है, RK फोर्जिंग्स है, ये भी काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भारत फॉर्ज इस पोजिशनली सबसे बेहतरीन है।